हिंदी साहित्य में य- या फिर कहें छायावाद में सबसे जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं, इन कविताओं में अगर कोई शीर्ष स्थान रखती है और उसका आकार ना कोई बहुत बड़ा प्रबंध काव्य है। हालांकि लंबी कविता है, पर प्रबंध काव्य न होते हुए भी वो एक, अगर लंबी कविता होकर अच्छी कविता या फिर कहें कि समाज के लिए प्रगतिवादी चेतना की कविता है, तो वो कुकुरमुत्ता है। निराला की यह कविता सन 1941 में रचित एक सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है। काव्य की दृष्टि से हम भाव तो समझेंगे, पर अगर काव्यगत दृष्टि से निराला की यह कविता देखें तो ये काफी शिल्पगत दृष्टि से काफी परिपक्व है, परिपूर्ण है। चाहे भाषा के स्तर पर हो, चाहे कैरेक्टर का बोलना हो, या फिर चाहे उसका कथानक हो। एक प्रगतिवादी चेतना की कविता है, पर फिर भी आप इसको छायावादी निराला की कविता मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि सन 1941 की कविता है, इसलिए हम इसे प्रगतिवादी कविता की ही संज्ञा देंगे। हालांकि प्रगतिवाद अभी हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी हम निराला की इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। कविता का प्रथम भाग हंस के मई, ये दो भाग में कविता है। हंस नामक जो पत्रिका है, 1941 में पहला अंक छपा था और कुकुरमुत्ता कविता संग्रह के 3 संस्करण हैं। पहला संस्करण युग मंदिर उन्नाव में है, दूसरा राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से, और तीसरा किताब महल इलाहाबाद से। मतलब सब प्रकाशन है। कुकुरमुत्ता प्रथम संस्करण 1942, और इसके कुकुरमुत्ता जो कविता संग्रह है, तो कुकुरमुत्ता के अलावा भी 7 कविताएं इसमें हैं। जैसे गर्म पकौड़ी, प्रेम गीत, रानी और कानी, खजो हरा, मास्को डायलागस, स्फटिक शिला खेल, ये सारी कविताएं कुकुरमुत्ता कविता संग्रह में शामिल है। अब कुकुरमुत्ता का हम सार समझते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़े यूपीएससी के प्रश्न देखेंगे कि यूपीएससी पूछता कैसे है। तो कुकुरमुत्ता जो कविता है, गुलाब, पहले हम प्रतीकों की बात कर लेते हैं। गुलाब जो है, ये पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है कि गुलाब एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या फिर बहुत ही बड़ा उच्च माने जाने वाला, कि निराला उसे उच्च मानते नहीं है, पर वो उच्च माने जाने वाला वर्ग है। जैसे गुलाब को हम पूंजीपति वर्ग कहेंगे, कुकुरमुत्ता जो है सर्वहारा या शोषित वर्ग है। सर्वहारा शोषित वर्ग, एक तो हमें समझ आता है शोषण किया होगा, लेकिन निराला हमें समझाना चाहते हैं कि तुम उसका शोषण कर रहे हो कि जो तुम्हारे इस पूंजीपति वर्गों से भी श्रेष्ठ है, जो जिनको खाद की जरूरत नहीं होती, जो कहीं भी फुटुक आते हैं, और उनका फुटकना अगर आप चाहोगे तो वो वास्तव में उगेंगे नहीं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि उगा लोगे, तो वास्तव में सिर्फ आप गुलाब उगा सकते हो। और वो गुलाब भले बड़े दूर दूर से आए या फिर कहीं से आए, तो गुलाब का पूरे रख रखाव में उगाया जाना, कुरमुत्ता का गंदगी में स्वयं उग जाना, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। गुलाब जो है सुविधा भोगी है, और कुकुरमुत्ता अभाव जीवी है। अभाव जीवी मतलब जैसे समझो कि एक पौधा है, उसको अगर पानी नहीं मिल रहा है, तो जीने के लिए पानी को खींचेगा, या फिर एक पौधा है को जिंदा रखने के लिए लगातार बार बार खाद और पानियों की आवश्यकता पड़ती है। कुकुरमुत्ता क्षणिक होता है, जबकि मतलब जो गुलाब है क्षणिक होता है, जबकि कुकुरमुत्ता शाश्वत होता है। वो उसी तरह बना रहता है। कुकुरमुत्ता शोषक वर्ग है, गुलाब उल्टा बोल दिया, गुलाब जो है शोषक वर्ग है, कुकुरमुत्ता पोषक वर्ग है। कुकुरमुत्ता सभी सांसारिक कार्यों का आधार है,
सर्वव्यापी, उपयोगी, कर्मशीलता का आधार, गति का आधार, प्रभावशीलता का आधार, सभ्यता का केंद्र, सभी में विद्यमान, सरस, सभी का जन्मदाता। ऐसा बार-बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? मतलब मैं तो सीधे कविता पे आ सकता हूँ या फिर कुछ चीज़ें और भी बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं और चलो थोड़ा अ, इस विचारधारा में जिस काव्य परंपरा में हम हैं, जिसे हम प्रगतिशील बोलते हैं या फिर प्रगतिवाद बोल रहे हैं, तो उस प्रगतिवाद में वास्तव में प्रगति करेगा कौन? क्या वो प्रगति बड़े उच्च वर्ग वाले करेंगे, जिनके जो राजा महाराजा महाराजा कहलाते हैं, या फिर जो का प्रतिनिधित्व करते हैं? आगे आपको रामधारी सिंह दिनकर, निराला स्वयं और भी बहुत से नागार्जुन हो गए। ये जो समाज का प्रतिनिधित्व वर्ग है ना, इनकी बुराइयाँ करते हुए दिखता है या फिर इनका विद्रोह करते हुए दिखता है। क्यों? का सिर्फ यही कहना है कि जो वास्तव में सर्वव्यापी है, उपयोगी है, कर्मशीलता का आधार है, गति का आधार है, प्रभावशाली है, सभ्यता का केंद्र है, सरस है, सभी का जन्मदाता है, उसे आप हीन मान रहे हो और देश को विकसित करने के लिए आप सहारा किसका ले रहे हो? उच्च वर्ग का सहारा ले रहे हो। जैसे वर्तमान समय में इसकी कैसे प्रासंगिकता है कि जब टैक्स की बात आए या फिर देश का विकास की बात आए, तो ज़्यादा अ, शोषक या फिर ज़्यादा शोषित किया कौन जाएगा? यही सर्वहारा वर्ग। जो उच्च वर्ग है, तो वो अमीर होता चला जाएगा। हालाँकि मार्क्सवाद के भी कुछ-कुछ लक्षण कुकुरमुत्ता में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको समझ आती हैं कि जो कुकुरमुत्ता है, वास्तव में एक प्रगतिवादी काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो अपने व्यंग के माध्यम से सारी बातें, जैसे पहला जो खंड है और हम पहले खंड का थोड़ा पाठ करेंगे कि क्या बात है और कैसे ये व्यंग जो कुकुरमुत्ता द्वारा गुलाब के लिए किया गया है, कैसे वर्तमान समय में सर्वहारा वर्ग द्वारा शोषक वर्ग के लिए किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम थोड़ी और गहराई से समझेंगे। कवि ने नवाब मतलब जो नवाब साहब हैं, तो नवाब साहब ने फारस से गुलाब मंगवाए, गुलाब के पौधे। और फारस से गुलाब के पौधे मंगवाना मतलब शोषित वर्ग जो शोषक वर्ग होता है, वो कहीं ओड़-गोड़ में नहीं जन्म सकता। उसको किसी विशेष जगह से ही लाना पड़ता है। मतलब अगर तुम उत्थान करना चाहते हो, तो कुछ ही होंगे जो गुदड़ी के लाल हैं। लेकिन बाकी सब जो होते हैं वो उच्च वर्ग से ही आते हैं, बड़े घरों से ही आते हैं। तो वही बात कह रहे हैं, फारस से गुलाब के पौधे मंगवाए, उन्हें बगीचों में लगवा दिया, गुलाब की देखभाल अनेक नौकर-चाकर नियुक्त किए गए। सारी चीज़ें आप रिलेट करके चलो, एक उच्च घर का या फिर अमीर घर का एक बच्चा, नौकर-चाकर नियुक्त किए गए, फलों के पौधे भी थे। किंतु जब मौसम आने लगा तो गुलाब खिलता है, तब बाग की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। और सही बात है, अगर देखो आप कि सामने वाला दे रहा है, वाला सुंदर चमक रहा है, सामने वाले में कुछ लक्षण दिख रहे हैं कि वो आगे बढ़ा, लेकिन गुलाब के समीप ही गंदगी में एक कुकुरमुत्ता उगता है। कवि ने इस कुकुरमुत्ते को सर्वहारा या शोषित वर्ग का प्रतीक माना है और गुलाब को पूंजीपति वर्ग का प्रतीक माना है। तो कुकुरमुत्ता जो होता है, वो बोलता है कि तुमने खून चूसा है, तुम सुविधा भोगी हो, सुविधा उपयोगी नहीं, तुम बनावटी हो। कांटेदार कहकर उस पर कटाक्ष करता है कि तुम्हें अगर कोई प्राप्त भी करना चाहे तो तुम कांटेदार हो, तुम में कांटे हैं। और स्वयं को अनेक रूपों में मौलिक कहता है। और निराला की सबसे बड़ी बात उनकी रचनाओं में, चाहे वो शक्ति पूजा में कहना हो कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, या फिर और भी किसी कविता में कहना हो कि आप अपने भीतर मौलिकता लाओ। और यही मौलिकता उनके काव्य भाषा में भी दिखती है कि उन्होंने मौलिकता लाई, पुरानी चीजों से बंधे नहीं रहे। तो कुकुरमुत्ता एक स्वाभिमानी है जो गुलाब को लगातार दिखाता है। और दूसरे खंड में क्या होता है, कवि जो है
नवाब की पुत्री बहार को माली की बेटी गोली की सखी बताते हैं। मतलब दोस्त तो हो जाता है, जैसे एक उच्च वर्ग का लड़का है और एक उच्च निम्न वर्ग का लड़का है, तो दोनों में दोस्ती तो हो जाएगी, या फिर लड़कियां लड़कियां, दोस्ती तो हो जाएगी। लेकिन दोनों की जो मानसिकता होगी तो अलग होगी। एक को गुलाब पसंद आता है और एक को कुकुरमुत्ता की स्वादिष्टता, कुकुरमुत्ता का स्वादिष्ट कबाब। और कुकुरमुत्ता का स्वादिष्ट कबाब मतलब मेहनत की कमाई, वो चीज हमें समझ आती है। और लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? कुकुरमुत्ता जो है ना, उगाए नहीं उगते। और उगाए नहीं उगने का मतलब है कि ये वास्तव में स्वयं होते हैं। अगर तुम ऐसे ही कर्मठ, ऐसे ही उपयोगी, ऐसे ही ईमानदार, ऐसे ही सत्यनिष्ठ और भी जितनी भी समस्त विशेषताओं को, समस्त मूल्यों को रखने वाला इंसान होगा, वो उगाए नहीं उगता है, वो तो अपने आप ही उगता है। जो सबसे विशेष पंक्ति है, आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोआबदा, वही गंदे में उगा देता हुआ भुट्टा, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता। ऐंठ कर वैसे तो होता है कि अभिमान की बात है, लेकिन ये ऐंठना, ये अकड़ना वास्तव में अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। और ये कुकुरमुत्ते का स्वाभिमान है कि वो गंदगी में भले उगा है, पर इसमें अभी भी बहुत कुछ कर गुजरने का मादा है। और वो कहता है फिर, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का वैसे तो प्रतीक के सहारे ही पूरा व्यंग करते हैं, लेकिन आप बहुत जगह देखोगे पूंजीपति वर्ग को वो सीधे सीधे भी लताड़ते हुए सामने आते हैं। थोड़े प्रश्न समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसके काव्य को पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रश्न कैसे डील कर सकते हैं। उन 2001 में प्रश्न आता है कुकुरमुत्ता से, राम की जो शक्ति पूजा है और कुकुरमुत्ता है, दोनों की संवेदना की भिन्नता को रेखांकित करते हुए शैलीगत विशेषता। तो जब हम राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो हम उस चीज को थोड़ा ये सवाल जरूर करेंगे। दूसरा, कुकुरमुत्ता के संदर्भ में निराला की प्रगतिशील चेतना पर प्रकाश करो। आप सोच के देखो, अभी हमने कुकुरमुत्ता का पाठन नहीं किया है, सिर्फ कथा सार को थोड़ा ऊपर से समझा है। तो आप देख रहे हो कि कुकुरमुत्ता जो है, उस आधार पर आप अगर प्रगतिशील चेतना की बात करोगे, तो देश का विकास कौन करता है? ये उच्च वर्ग देश का विकास करते हैं जो केवल 1% भी नहीं है, या फिर जो सर्वहारा वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, वो देश को प्रगतिशील या फिर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार कविता वास्तव में इन पूंजीपति वर्ग के लिए नहीं है कि तुम फिर से जागो, वो प्रगतिशीलता उन वर्ग के लिए नहीं है, ये चेतना इस वर्ग के लिए है जिसके अंदर सामर्थ्य है, जिसके अंदर बुद्धि आ सकती है, जो अ, चीजें कर कर भी या फिर अगर कर सकता है फिर भी तटस्थ है, तो उसके लिए है। तो आप थोड़ा सा संदर्भ जागो फिर एक बार से भी ले सकते हो कुकुरमुत्ता को समझाने के लिए। अगला सवाल पूछता है कि निराला की रचना कुकुरमुत्ता अनुभूतिगत एवं अव्यक्तिगत दोनों स्तरों पर काव्य अभिजात से मुक्ति का महत प्रयास है। काव्य अभिजात, इसको हम बोलते हैं कि एक बड़ा कवि हो जाना। बड़ा कवि उस काव्य अभिजात, जैसे आप कोई चीज अनुभूतिगत अनुभूति करा रहे हो कि ये चीजें महसूस हो रही हैं, और कोई चीज अव्यक्तिगत है जो सामने आप पा रहे हो। तो दोनों चीजों से, दोनों स्तरों पर काव्य अभिजात से मुक्ति का महत प्रयास है। मतलब आप, ये भी हमने पढ़ा है कि जो निराला है ये मुक्त छंद लिखते हैं, और मुक्त छंद लिखते हैं मतलब काव्य अभिजात से, अभिजात वर्ग मतलब श्रेष्ठ समझ लो। और अगर कुकुरमुत्ता को समझाना है, जैसे अगर मैंने बोल ही दिया कि अबे सुन बे गुलाब, तो क्या इसको आप बोल दोगे काव्य अभिजात वर्ग के खिलाफ हो गया? नहीं, मैं तो इसको बोलूंगा काव्य अभिजात से मुक्त है।
सर्वहारा वर्ग है, अगर शोषित वर्ग है, तो क्यों ये ऐसी शैली अपनाए जो बहुत बड़े-बड़े लेखकों की शैली है, बहुत अभिजात काव्यकारों की शैली है। जैसे जयशंकर लिखते हैं, जैसे और भी बड़े लेखक लिखते हैं। तो वो वही चीज़ है कि अनुभूतिगत एवं अभिव्यक्तिगत दोनों स्तरों पर जो आप महसूस करोगे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे छायावाद और अभी हम अ, समझते हैं उत्तर छायावाद। दोनों चीज़ें हमने पिछले बात करते हुए समझी हैं। तो आप सोचो जब उत्तर छायावाद और ये 1941 की कविता है। 1941 की कविता है, तो यहाँ पे अब मधुरता नहीं होगी। जब 1926 में निराला जागो फिर एक बार लिख रहे थे, तो वहाँ पे मधुरता से जगा रहे थे, वहाँ पे माधुर्य से जगा रहे थे, वहाँ पे काव्य अभिजात से मुक्त नहीं थे। लेकिन अब आप निराला की ये कविता कुकुरमुत्ता पढ़ोगे, तो ये काव्य अभिजात से आपको मुक्त मिलेंगे, जिनको कोई लाग लपेट नहीं चाहिए, जिनको कोई भी अ, बनावटीपन नहीं चाहिए। और अगर बनावटीपन बनाएँगे, तो कुकुरमुत्ता का जो वास्तविक मतलब है, वो वास्तविक मतलब या फिर वास्तविक अनुभूति खत्म हो जाएगा और अनुभूति अगर खत्म हुआ, तो अभिव्यक्त करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि आप गुलाब को भी वैसे बात कर रहे हो, कुकुरमुत्ता के बारे में, मतलब गुलाब जब बोलता है, वो भी काव्य अभिजात वर्ग के संदर्भ में बोलता है। और जो कुकुरमुत्ता जो सर्वहारा वर्ग से है, तो वो भी सीमाएँ देखता है। तो कुकुरमुत्ता कभी सीमाएँ नहीं देखता, कुकुरमुत्ता कभी सीमितता नहीं देखता। अगर कहीं गंदगी है, खिल सकता है। अगर दीवाल में ज़रा-सी भी जगह है, तो भी वो खिल सकता है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को समझेंगे। निराला की कुकुरमुत्ता व्यंग्य विद्रूप के साथ-साथ भारतीय अस्मिता का जयघोष है। अस्मिता मतलब एक तरह से होती है पहचान। जब हम कुकुरमुत्ता पढ़ेंगे, तो हम हर बार ढूँढते रहेंगे कि कहाँ पे भारतीय अस्मिता है। भारत जो है, भारत को लगातार खाद नहीं दिया गया है, भारत अपने आप उगाया है। और भारत अगर ब्रांडेड, जैसे आप मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ो या फिर और भी कविताएँ पढ़ो, तो उनमें दिखता है कि हर देश में कुछ ना कुछ बनावटीपन है या फिर कहीं से वो शोषण करते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो औपनिवेशिक देश इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ने खून चूसा है या फिर खाद चूसा है तूने अशिष्ट, ये उनके लिए बिल्कुल सार्थक बैठता है। लेकिन अगर कुकुरमुत्ता की संज्ञा भारत को दो, तो भारत ने मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए, भारत इस चीज़ से परे जाता है। तो ये चीज़ें आप रिलेट करना चाहो तो कर सकते हो। भाव, भाषा, विचार की दृष्टि से कुकुरमुत्ता, तो वही बात है कि ये काव्य अभिजात से मुक्त जो भाषा है और भाव, ये अनुभूतिगत भाव कुकुरमुत्ता का, ये कितना गहरा होके मिलता है। कुकुरमुत्ता की प्रगतिशील चेतना 2023 में पूछा था। तो ये सारी बातें हमें समझ आती है कि कुकुरमुत्ता से भले उतने गहरे सवाल ना आते हों, लेकिन जितने भी सवाल आते हैं, सभी सवाल सार्थक और ज़रूरी है। हम कुकुरमुत्ता का पाठ करते हैं, जहाँ भी मुझे लगेगा कि थोड़ा बात कर लेनी चाहिए, मैं करूँगा। और अगर आपको जहाँ भी संदेह है कुछ, तो आप पूछ सकते हैं। तो जो पहला भाग है, वो कहता है, एक थे नवाब, फारस से मँगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर लग रहा। एक सपना जग रहा था, साँझ पर तजवीही की, गोद पर तरतीब की। क्यारियाँ सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा। आप देख रहे होंगे कि इसको मैं थोड़ा और फ्लो बढ़ा दूँ या फिर थोड़ा और ज़ोर से करूँ, तो वर्तमान समय में जो एक नए तरीके का अ, गाने का स्वरूप बन गया है, रैप सॉन्ग जिसे बोलते हैं, तो उस स्तर पर ये भाषा चली जा सकती है या फिर इसको अगर आप हालाँकि अगर निराला को स्वयं दे दो ये कविता, तो निराला इसको आराम से पढ़ेंगे। एक थे नवाब, फ़ारस से मँगाए थे गुलाब। लेकिन आप इसका अगर पाठन करना चाहो, तो इसमें लयात्मकता है। भले हर एक भाव को समझने के लिए इसको धीरे से पढ़ना आवश्यक है। जैसे
बेला, गुलसब्बो, चमेली, कामनी, जूही, जूही की कली एक इनकी कविता है। जूही वास्तव में सफेद रंग की होती है और सफेद रंग की मतलब अमल, अमल का मतलब समझ लो जिसमें कोई मल ना लगा हो। और पूंजीपति वर्ग इसी चीज का प्रतीक होता है कि जिसमें कोई मल ना लगा हो या फिर जिसमें कोई गंदगी ना हो। और जितने भी ऊपर पौधे हैं या फिर जितने भी ऊपर फूल हैं, सारे फूल ऐसे हैं जो गंदगी में कभी खिल ही नहीं सकते। जूही, नरगिस, रात रानी, कमिलनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खैरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुलदाउदी, निमाड़, गंधराज और किरणे फव्वारे कई, रंग अनेकों, सुर्ख, धनी, चंपई। तो अब देखो एक चीज और है, अनेकों वर्ड, अनेकों शब्द, ये इन्होंने शायद भाव को या फिर कहें कि जो एक फ्लो है, फ्लो को बने रहने देने के लिए ऐसी चीजें लिखी, या फिर कह सकते हैं कि भाषा का विकास हो ही रहा था। तो 41 की कविता भले है, पर उस स्तर पर वो चीजें नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि रंग अनेकों, सुर्ख अनेकों को अनेक, अगर आप थोड़ा सा अगर ये आए तो आप बता सकते हो कि अनेकों की जगह अनेक होना चाहिए, पर इस तरह से। तो आप सोचना उसके बारे में। आसमानी सब्ज फिरोज सफेद, जर्द बादामी बसंत सभी भेद, फलों के भी थे पेड़, आम लीची संतरे और फाल से छटकती कलियां निकलती मृदुगंध, लगे लगकर हवा चलती मंद मंद। तो लयात्मकता तो है। चहकती बुलबुल, मचलती टहनियां, चिड़ियों का बना था आशियां, साफ राह सरा दोनों ओर, दूर तक फैले हुए फुलछोर, बीच में आरामगाह दे रही थी बड़प्पन की था, कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन, नकली कहीं झाड़ी। नकली कहीं झाड़ी मतलब जैसे एक बनावटी में बनावटी झाड़ी बनाई जाती है कि उस वो सौंदर्यता को संभाल के रखे। झाड़ी क्यों बनाई गई? जैसे झाड़ी किस चीज का प्रतीक होता है कि अगर कोई सुंदरता है, सुंदरता मतलब इतने सारे सुंदर फूल हैं, झाड़ियां लगाकर उनको नजर से बचाया जा सके। या फिर जैसे आपने किसी इंसान का या फिर किसी छोटे बच्चे का आ, तेल कंघी किया या फिर उसको पाउडर लगा के सुंदर किया, तो काला टीका किस लिए लगाया जाता है? कि जो एक बनावटी सुंदरता है, इस बनावटी सुंदरता को कोई उतार ना पाए या फिर बनावटी सुंदरता को नजर ना लग जाए। तो वो बातें हैं। नकली कहीं झाड़ी, आया मौसम खिला फारस का गुलाब, मतलब मौसम आने पर वो गुलाब खिलता है। आया मौसम खिला फारस का गुलाब, मौसम आने का मतलब जैसे पूंजीपति वर्ग जो होता है, आप समय पर या फिर बार बार लगातार उसको खाद दोगे, उसको जल से सींचोगे, उसकी रखवाली करोगे, तो एक टाइम के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद वो होता है या फिर वो अर्थ देता है। आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था ओबदाब, रोआबदाब, वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता। तो ये जितनी भी तारीफें थी, वो सारी तारीफें धरी की धरी रह गई। और जो पहाड़ी से एक गंदगी में देता हुआ बुत्ता, बुत्ता मतलब एक प्रतीक की तरह समझ, पहाड़ी से उठे, सिर सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता। क्या बोला? अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अपशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तुम डाल पर इतरा रहे हो, डाल पर इतराने का मतलब अगर तुम गुलाब की डाल पकड़ोगे तो उसे तुम पकड़ नहीं पाओगे। और पूंजीपति वर्ग का यही हमेशा सोचना होता है कि अगर मुझे कोई पकड़ना भी चाहेगा तो वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके में कांटे लगे हैं, वो कांटे चुभ जाएंगे। आप सोच के देखो, अगर आप कंपटीशन भी करना चाहो उस उच्च वर्ग से, तो वो कंपटीशन मुश्किल हो जाता है। तो डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, तो ये गहरे भाव है। कितनों को तूने बनाया है गुलाम,
पहली बात तो जो तुम्हारे डाल है वो सारी बातें छोड़ो। तो पहले ये देखो कितनों को तूने बनाया है गुलाम, मालिक कर रखा, सहाया जाड़ा था। कि तुम जाड़े में भी और घाम में भी, जाड़ा और घाम, घाम मतलब धूप, दोनों में सहायता चाहते हो, बिना सहायता के रहोगे नहीं। हाथ जिसके तू लगा, पैर सर रखकर वो पीछे को भागा। औरत की जानिब मैदान यह छोड़कर, तबेले का टट्टू जैसे तोड़कर, साहो राजो अमीरों का यह प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। न्यारा मतलब दूर, वरना क्या तेरी हस्ती है पोच तू, कांटों से ही भरा है ये सोच तू, कली जो चटकी अभी, सूख कर कांटा हुई होती कभी। तो मतलब एक तो बात है, ये इसको सर्वसत्य मानो या फिर जो मानो, जैसे भारत भारती हो या फिर और कोई कविता हो, इन सारी कविताओं में हमें यही बात देखने को मिलती है कि जो भी तुम्हारे पास है वो चीज तुमसे खोने ही वाली है। तुम भले आज इतरा रहे हो, कलियां चटकी हैं, मैं खिल रहा हूँ, मैं उत्थान कर रहा हूँ, मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर ये सारी चीजें हट जाएं या फिर समय की मार खत्म हो जाए, मतलब आया मौसम तभी ना खिले हो, अगर मौसम खत्म हो जाए, जैसे आप इन्वेस्टमेंट में सोच लो, अगर मार्केट में मंदी आ जाए तो मार्केट गिर जाएगा, तो तुम्हारी हालत खस्ती हो जाएगी। सूख कर कांटा हुई होती कभी, सूख कर कांटा होना एक तरह से मुहावरा है, तो मुहावरे का भी प्रयोग है। सूख कर कांटा हुई होती कभी, रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी, चाहिए तुझको सदा मेहरुन निसा। तू हरामी खानदान क्या चीज है? अभी हमने देखा कि जो काव्य अभिजात है मुक्त है, तो काव्य अभिजातता में कभी भी तू हरामी खानदानी शब्द का प्रयोग नहीं करते हुए कभी दिखते, लेकिन ये उत्तर छायावाद के करीब या फिर प्रगतिवाद के लक्षणों को लिए हुए निराला है, तो इसलिए तू हरामी खानदानी उनका कहना जायज सी बात है। चाहिए तुझको सदा मेहरुन्निसा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा, बहा कर ले चले लोगों को, नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा। ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पेल पेले हो चूहे, जवां पर लफ्ज प्यारा। पेले हो चूहे, ये सारी बातें काव्य अभिजातता से दूर जाती हैं। तो ऐसे उदाहरण आप सहेज कर रखें। देख मुझको मैं बड़ा, 1.5 बालिश और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा मैं, बिना दाने का चुगा मैं। दाने बिना चुगना मतलब ये भी एक तरह से मुहावरा है। कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। कलम लगना मतलब आप समझो कि जैसे कलम लगाना और बीज से उगना या फिर अपने से उगना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो कलम नहीं लगा, जैसे गुलाब के कलम लगते हैं, कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। तू है नकली मैं हूँ मौत, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक, तू रंगा है और मैं धुला, पानी में तू बुलबुला। बुलबुला भले बड़े होते हैं पर वास्तविकता नहीं होती। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैं गिरते से उभाड़ा। तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी, तीन मैंने गुन सुनाकर। लाइन आई थी, चाहिए तुझको सदा मेहरुन निशा, जो निकाले इत्र ऐसी दिशा। जो मेहरुन निशा थी, आ, मुगल दरबार में एक स्त्री जिसने पहली बार गुलाब से इत्र बनाने की क्रिया का आविष्कार किया था। तो गुलाब तभी से फेमस हुआ है। गुलाब की क्या मौलिकता थी? गुलाब की कोई मौलिकता नहीं थी। हालांकि बाग में बहुत टाइप के गुलाब होते हैं। जैसे अगर मैं सवाल पूछूं कि राष्ट्रपति भवन में कितने तरह के गुलाब हैं, तो लगभग आपको भी शायद पता हो या फिर ना भी पता हो, 200 से अधिक प्रकार की वैरायटी के गुलाब राष्ट्रपति भवन या फिर बड़े सदनों में लगे होते हैं। तो निराला का वो सवाल वही है कि जिसकी जरूरत है नहीं, तो उसको भी तुमने लगा रखा, तो वही बात होती है। आगे, काम मुझसे ही सधा है, शेर भी मुझसे गधा है, चीन में मेरी नकल छाता बना। अब देखो,
क्या-क्या है? कुकुरमुत्ता बोल रहा है, चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसे तना? छत्र भारत का वही कैसे तना? ये बात जैसे एक सवाल था कि कुकुरमुत्ता तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये भारत की अस्मिता की भी कविता है, तो थोड़ा समझना। छत्र भारत का वही कैसे तना, सब जगह तू देख ले, आज का फिर रूप पैराशूट ले, विश्व का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूँ, उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी। मथानी जो होती है सेम कुकुरमुत्ता की तरह। और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बेड़ा, देख कैड़ा, तीर से खींचा खींचा धनुष में राम का, काम का पड़ा कंधे पर हूँ हल बरना। देखो, तीर से खींचा धनुष में राम का, काम का, ये बात होती है कि आपने एक पंक्ति पूरी की और दूसरी पंक्ति पूरा करने के लिए आपने केवल दो शब्द चुने, वही दो शब्द उस दूसरी पंक्ति को पूरी करते हैं, जिसे ही बोलते हैं मुक्त छंद। और निराला के काव्य में ये चीजें दिखती हैं कि जैसे सामने लाकर मुझसे बेड़ा, देख कैड़ा, तीर से खींचा धनुष में राम का, काम का, तो ये चीज है। पड़ा कंधे पर हूँ हल बलराम का, सुबह का सूरज हूँ मैं ही चांद में ही शाम का, कलयुगी में ढाल, नाव का मैं तला, नीचे और ऊपर पाल, मैं ही हांडी, मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तोतली गल्ला, मुझ में मूछ है मुझसे कल्ला, मेरे उल्लू मेरे लल्ला, कहीं रुपया या अधन्ना हो, बनारस या नवन्या, रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता, लगता हूँ पार में ही डूबता, मझदार में ही डब्बे का मैं ही नमूना, पान मैं ही चूना, पान मैं होना और मैं ही चूना होना, मतलब ये करीब करीब किसकी बात है? छायावाद की भी बात है, जहाँ पे स्थूल भी इंसान होता है और भी इंसान होता है, या फिर अभेदवाद लगभग समाप्त सा होता है, वही है। पान मैं ही चूना, मैं कुकुरमुत्ता हूँ, पर बेंजोइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे। बेंजोइन जैसे एक होता है बेंजीन, जिसमें 6 फड़क होते हैं, वो लगभग कुकुरमुत्ता के समान दिखता है। ओम फलस और ब्रह्मवर्त वैसे ही दुनिया के गोले और पट, सिकुड़न और साड़ी जो सफाई और माड़ी, कॉस्मोपोलिन और मेट्रोपॉलिटन। अब देखो यहाँ पे ये काव्य अभिजात वर्ग की सीमा कैसे तोड़ रहे हैं, अंग्रेजी के शब्दों को लगातार ला रहे हैं चीजों की गहराई को अलग स्तर पर ले जाने के लिए। और फ्रायड और लेटिन, फेलसी और फलसफा, जरूरत और हो रफा, सरसता में फ्रॉड, कैपिटल में जैसे लेनिनग्राड, सच समझ जैसे रकीब, लेखकों में लंट जैसे खुश नसीब। अब मुझे समझ आता है, हालांकि ये कहीं ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन थे आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हो, लेनिन में भी, फ्राड या फिर फेलसी, फलसफा, मेट्रोपॉलिटन, सारी बातें ठीक है, तो समझ आएगा कि आप बता कुकुरमुत्ता को रहे हो और फिर आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता रहे हो। तो फिर लिखते हैं लेखकों में लंठ जैसे खुश नसीब, तो वो फिर से वहीं पे आ जाते हैं और निराला की ये कविता सार्थक होती जाती है। तो ये निराला की कविता है और भाग 2 है, वो और भी थोड़ा जायकेदार है और थोड़ा रहस्यमयी और चीजों को समझाता हुआ है। तो आप प्रश्नों के सहारे इन सारे भावों को समझना कि कैसे किस चीज का भाव बनता है, कैसे जो कुकुरमुत्ता कविता है, जो इतनी लंबी कविता है कि हर कविता का एक हर एक भाव आपको बहुत ज्यादा गहराई, तो यही होता है मुक्त छंद। मुक्तक काव्य तो देखा है कि वो चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन मुक्त छंद में एक एक लाइन का एक एक अक्षर इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जब एक एक लाइन का एक एक अक्षर गहरे बड़े बड़े भाव बड़े बड़े मतलब रखता है, तो वो चीजें और भी जरूरी हो जाती हैं। तो ये था निराला जी की कविता कुकुरमुत्ता, जो कि एक सामाजिक चेतना प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। जो लास्ट लाइन है, कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता, तो ये बात आप समझो, सीखो और यूपीएससी के प्रश्न लिखो।